अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकास खान। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम रेन एंड फ्लड। बारिश और सैलाब से कैसे बचा जाए। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस पर्सपेक्टिव में कि जो अभी रिसेंटली फ्लड और तबाही हुई है, जो डिजास्टर हुआ है रेन से, क्लाउड बस से, और जो आम लोगों की तबाही हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, वो बेसिकली क्यों है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपने ये एंड तक देखनी है ताकि आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। और जो नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो आपको अनइंटरप्टेड वीडियोस मिलती रहे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, 75वां यौम आज़ादी हमने अभी मनाया है। 75 साल से हमारे बेसिक मसले हैं। पानी का मसला है, या तो पानी इतना आ जाता है कि हम संभाल नहीं पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर खुशहाली है, ड्रॉट की गरीब बिना छत के नीले आसमान के नीचे रात गुजारने में मजबूर है। आज भी गरीब भूख से प्यास से मर रहा है। उसमें हमारी गवर्नमेंट का कसूर है कि उन्होंने कुछ प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेने चाहिए थे। और कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन से तरीकेकार, कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन से टैक्टिक्स, कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके थ्रू आप फ्लड को रोक सकते हो या मिनिमाइज डैमेज कर सकते हो या उसको कंट्रोल कर सकते हो। और पूरी दुनिया में किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, आपके पड़ोसी देश में किस तरह कंट्रोल किया जाता है। आपसे पहले आता है क्लीनिंग ऑफ स्टॉर्म ड्रेन्स। अब सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान में स्टॉर्म ड्रेन्स है क्या। इसका मतलब ये है कि जो बारिश का, तूफान का, सैलाब का जहां पे खदशा हो, उन एरियाज में वहां पे ये चीज बनाई जाती है। नाले टाइप के बनाए जाते हैं जो रोड्स के साइड पे होते हैं, और उसका स्लोप इस तरीके से दिया हुआ होता है कि उसका जो भी पानी है उसका भाव इस तरह हो कि वो सारा उसमें स्टोर हो जाए, उससे जो शहरी जिंदगी है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड आता है प्रॉपर्टी अरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज टैंक्स। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी प्रॉपर्टी अलग से मुख्तस की जाए जहां पे स्टोरेज टैंक्स बनाए जाएं, ताकि वो जो पानी है उसका फ्लो उस तरफ जाए और वहां पे स्टोर हो जाए। थर्ड आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स बेसिकली वो रोल प्ले करते हैं कि जो आपकी कंट्री में एक्सेस वाटर होता है, एक तो उसको स्टोर करते हैं, उससे आप बिजली बना सकते हैं, उससे आप फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं और समहाउ अपने पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। और जो ड्रॉट वाले एरियाज हैं जहां पे खुशहाली है, उसको वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब रेन सीजन नहीं है, जब बारिशें नहीं हो रही, या एग्रीकल्चर को फ्लोरिश करने के लिए भी आप वहां पे डैम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। डी वाटरिंग पंप्स का मतलब वो पंप्स जो पानी को सक करके निकालते हैं, डी वाटर करते हैं एरियाज को, उसका स्टॉक गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और जगह जगह पे उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इस तरीके से इंजेक्ट करना चाहिए कि जहां पे भी आपको नजर आए कि यार फ्लड अफेक्टेड एरियाज हो सकते हैं, तो वहां पे उनके पास एक चीज रेडिली अवेलेबल है। इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होने लगे तो उसको वहां से डी वाटर किया जाए, ताकि जो नॉर्मल जिंदगी है इंसानों की उसको इफेक्ट ना किया जाए। आती है एक और टेक्नोलॉजी जो दुनिया में बहुत ज्यादा यूज होती है, उसे कहते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। आपका जो पड़ोसी मुल्क है ईरान, उसमें बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस थे, उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी से अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया। अब वाटर शेड मैनेजमेंट है क्या? इस बला का नाम है कि उसको इस तरीके से आप वे आउट बनाते हैं कि जो पहाड़ों पे से बर्फ पिघल रही है या स्नोफॉल हो रही है जिन एरियाज में, उसका भी फ्लो आउट वाटर जो है मेल्ट होता हुआ वो उन एरियाज में से होता हुआ जाए। स्पेशल वेव्स बनाए जाते हैं, पेव वेव्स, ताकि उनके थ्रू होता हुआ जाए, जहां पे वो फर्टाइल भी करते रहे एंड रिजर्वर्स आउटफ्लो वाटर होता हुआ आखिर में जो समंदर में जाके डंप हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके जो गांव हैं, आपके शहर हैं, आपका वो आबादी जो अफेक्ट होगी वो कभी भी अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इसका एक सेपरेट वे आपने लैंड मुख्तस की होगी, उस वे के थ्रू आपने बनाया हुआ होगा और फ्लो होता हुआ जाके सी के अंदर रिस्पेक्टिवली डंप हो जाएगा। उसकी रिसेंट एग्जांपल मैंने आपको बताई जो ईरान में है। ईरान में वाटर शेड मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ आपको पानी प्रोवाइड नहीं करता हाई क्वालिटी का, वो बल्कि आपको फ्लड और ड्रॉट दोनों से बचाता है। ड्रॉट से जब बचाता है, खुशहाली से जब आपके पास रेन नहीं हो रही, तो आप उस पानी को यूज करके डाइवर्ट करके कहीं पे भी पहुंचा सकते। और कुछ नॉन स्ट्रक्चरल प्रिवेंटेशन भी आप ले सकते हैं, जैसे कि फ्लड वार्निंग को जारी करना या उससे अर्ली एवेक्यूएशन करवा लेना, उन इलाकों को खाली कर लेना जहां पे आपको पता है कि सैलाब का खतरा है, और उनको एक अल्टरनेट वे पे, एक अल्टरनेट जगह पे सेफली प्रोवाइड कर दी जाए जगह। सेकेंडली, फ्लड इफेक्टीज के लिए रिवर ट्रेनिंग और फूड प्रोटेक्शन का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। उनको इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि इस तरह की सिचुएशन में आपने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिससे आपने बचना है, कौन कौन सी स्किन डिजीज आ सकती हैं। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, ऑलरेडी हमारी तैयारी होनी चाहिए इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। 71 से पहले जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, उसको बांग्लादेश कहा जाता है, वो हमारा हिस्सा था। उसमें कंटिन्यू एवरी ईयर फ्लड आता था, बट पॉइंट इज दैट कि उन्होंने उसको कैसे कंट्रोल किया। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि उसकी कॉजेस क्या थी, उसके बाद उसको कंट्रोल किस तरीके से किया वो भी मैं आपको बता। एक तो बांग्लादेश में समंदरी तूफान बहुत आते थे, साइक्लोन्स बहुत आते थे, उसके बाद हैवी मूनसून रेन से सैलाब बहुत आता था। हिमालयाज के जो पहाड़ हैं उससे जो बर्फ पिघलती थी, उससे भी इनके पास एवरी ईयर सैलाब एनी हाउ आता था। और बांग्लादेश जो है वो बेसिकली बहुत पुअर कंट्री था, उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फेस में थी, उसके बाद ईयरली फ्लड आना उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका था। अब सवाल होता है कि उन्होंने किस तरीके से इस तरह के स्टेप्स लिए जिसकी वजह से अब वो फ्लड कंट्रोल कर सकते।
तो बांग्लादेश ने कुछ शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स किया फ्लडिंग का और कुछ लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स किया। शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स में उन्होंने जो फार्मर्स थे जिनकी फसलें हर साल तबाह हो जाती थी, उसको गवर्नमेंट ने फ्री सीड्स प्रोवाइड किए। जो स्ट्रैटेजिकली चीज है वो ये है कि जो लॉन्ग टर्म पे उन्होंने काम किया वो क्या किया, जिसकी वजह से अब उनके पास हर साल सैलाब नहीं आता। उसके सबसे बड़ी मेन रीजन थी कि उन्होंने डैम्स बिल्ड किए, उन्होंने वाटर रिजर्वर्स बिल्ड किए। इससे क्या हुआ, एक तो उन्होंने फ्लड को कंट्रोल किया, दूसरा अपने इकोनॉमी को स्ट्रांग किया, तीसरा क्या किया, उन्होंने इस वाटर को यूज किया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और चौथा उन्होंने काम किया जो उनका हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता था, जो अवाम का नुकसान होता था, वो भी नहीं हुआ। और दूसरी एग्जांपल मैं आपको एक डेवलप्ड कंट्री से देता हूं, जापान से। जापान में भी फ्लड का बहुत इशू, ईयरली बेसिस पे फ्लड आते थे। रिसेंट ईयर्स में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डैम्स को बिल्ड करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया। उसके बाद उनका 70% जो डिक्रीजिंग रेट है फ्लड आने का, उससे क्या हुआ कि वो उस डैम के थ्रू पानी को रिजर्व करके उन जगहों पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहां पे ड्रॉट है, खुशहाली है, या जहां पे बारिशें उस कंट्री के उस पार्ट में नहीं हो रही। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं, जिससे हम ये हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और जो कोलेटरल डैमेज हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, लोगों के घर तबाह हो गए, लोग पूरा पूरा शहर छोड़ के चले, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अफेक्ट ना हो, जिससे हमें लोगों के आगे हाथ भी ना फैलाना पड़े, और समहाउ हमारे लोग अफेक्ट ना हो। आई होप यू लाइक द